नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। पीएम मोदी का आज एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। भारत दिल्ली के लिए जारी होगा भाजपा का संकल्प पत्र। एम्स के बाहर मरीजों से राहुल ने की मुलाकात। किसानों का समूह बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान। 21 जनवरी को 101 किसान होंगे रवाना। 15 बोले मोदी पीएम रहते एमएसपी कानून बनवाएंगे। छत्तीसगढ़ में 10-12 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर। पुजारी कांकेर के जंगल में 1500 जवानों ने घेरा। शीतलहर और कड़ाके की ठंड से लुढ़का पारा। दिल्ली में समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे दिल्ली चुनाव, मोदी की गारंटी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी आज दोपहर 2 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। भाजपा के घोषणा पत्र में मुफ्त सुविधाएं, सब्सिडी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संतुलन बनाया जा सकता है। संकल्प पत्र नाम से भाजपा के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए नगद सहायता योजना शामिल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा महिलाओं के लिए 2500 से 3000 रुपए के बीच मासिक वित्तीय सहायता योजना का प्रस्ताव कर सकती है। सत्ता में आने पर भाजपा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का विस्तार कर सकती है। भाजपा मुफ्त बस यात्रा पुरुष छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को भी देने का वादा कर सकती है। पुरुष छात्रों और हर नागरिक के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं होगा। वरिष्ठ नागरिक के मामले में 60 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक को इस योजना का पात्र होगा। इसके अलावा पार्टी घरों के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और धार्मिक स्थलों के लिए 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी सब्सिडी का वादा कर सकती है। भाजपा जहां झुग्गी वहां मकान की पेशकश के माध्यम से किफ़ायती आवास प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती है। पार्टी पीएम सूर्य घर योजना की तरह एक सौर नीति 1 साल के लिए भीतर यमुना नदी की सफाई और कूड़े के पहाड़ को हटाने की पेशकश कर सकती है। इसके अलावा भाजपा सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय स्पेशल बसों और केवल महिलाओं के लिए बस जैसी मौजूदा योजनाओं का नवीनीकरण करने का वादा कर सकती है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने का भी वादा किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन कराने का आज आखिरी तारीख है। आज कई नेता नामांकन कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को कुल 5 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की कुल संख्या 841 हो गई है। आपके वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र से, गोपाल राय बाबरपुर से और सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बीजेपी दिल्ली के लिए आज जारी करेगी संकल्प पत्र। और अब बात करेंगे संस्कृति का महाकुंभ। महाकुंभ में कल से शुरू हुए सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन हुआ। 24 फरवरी तक
मुख्य मंच गंगा पंडाल का है, जिसमें देश के नामचीन कलाकार भारतीय संस्कृति का प्रवाह करेंगे। इसके अलावा यमुना पंडाल, सरस्वती पंडाल में भी कल से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें 10,000 दर्शक शामिल होंगे। त्रिवेणी पंडाल में 21 जनवरी से अनवरत सांस्कृतिक सुरों का समागम होगा। कल गंगा पंडाल में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति दी थी। पहले दिन सरस्वती पंडाल में पद्मश्री रामदयाल शर्मा 30 सदस्यीय टीम के साथ कृष्ण सुदामा की मित्रता को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। 10,000 दर्शकों की क्षमता के लिए सेक्टर 1 के परेड ग्राउंड में गंगा पंडाल बनाया गया है। यह भारत के प्रसिद्ध कलाकारों की भव्य प्रस्तुति का केंद्र है। इसके अलावा 2,000 दर्शकों की क्षमता वाले त्रिवेणी, यमुना व सरस्वती पंडाल बनाया गया। यहाँ पर भी मेज़बान उत्तर प्रदेश समेत देश के नामचीन कलाकार अनेकों विधाओं में अपनी प्रस्तुति देंगे। एक गंगा पंडाल प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल वाराणसी, शास्त्रीय उप शास्त्रीय गायन विचित्रनंदा स्वेन भुवनेश्वर उड़ीसा, नृत्य कुशल दास सितार, शंकर महादेवन मुंबई व रविशंकर उत्तर प्रदेश, भजन एवं सुगम गीत। यमुना पंडाल संस्कृतिक विद्यालय वाराणसी के बच्चों द्वारा मंगलाचरण, सान्या पटनाकर शास्त्रीय गायन, सहीराम पांडे अलहा गायन, सरिता मिश्रा लोक गायन, राम प्रसाद बिरहा गायन, पीयूष कैलाश अनुज भजन, आरुषि मुगदल उड़ीसा नृत्य, अमरजीत जो कि सोनभद्र के कलाकार हैं वो जनजातीय लोक नृत्य करेंगे। सरस्वती पंडाल सौरभ बनोदा सोनभद्र से हैं, बंसी मृदवादक है, श्वेता दुबे वाराणसी से है और ये भजन गायिका हैं। श्रुति मालवीय लखनऊ भजन गायिका और लोक गायन, पद्मश्री रामदयाल शर्मा दिल्ली, कृष्ण सुदामा नौटंकी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अमिता जी, गौरी जी and the entire team. And I also like to thank और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार महाकुंभ को और निखारने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के लोक गायन को मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से मौका दिया जा रहा है, कृष्ण सुदामा के बीच का जो संवाद है वो बताया जा रहा है। मतलब हर उस संस्कृति को भारत की बताया जा रहा है जहाँ पर किसी जो ठीक है याद हो जाती है, भूलने की ओर होता है आदमी, क्योंकि लोक गायन है। मैंने देखा जैसे वहाँ पर बिरहा गायन है, बहुत कम लोगों को पता होगा बिरहा भी एक कला है गायन की, और इसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर हुए, बहुत बड़े बड़े लोक गायक हुए इसमें। विशाल, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर इस बार के कुंभ में जगह जगह की प्रतीकों की झांकियाँ लगाई गई हैं, पर उसके माध्यम से ये दर्शाया गया है कि कैसे इस कुंभ में जो है जो दूर दराज से लोग आते हैं, वो जो उत्तराखंड नहीं जा पाते हैं, उनकी झांकी पूरी तरीके दर्शाई गई है। बाकायदा वहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो भी वहाँ पे फेमस चीज़ें हैं, जो भी धार्मिक स्थल है, बड़े धार्मिक स्थल है, वहाँ की चीज़ों को दर्शाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात गुजरात को उठाया गया है। गुजरात में जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है, साबरमती झील है, बहुत सी चीज़ें वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं तो नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड देश का पूरा मानचित्र तैयार किया गया है झांकियों के माध्यम से। फिर अगर बात करते हैं तो कई ऐसे राज्य हैं जो जिन राज्यों का यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ के टेंट के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से ये चित्रण जो है दर्शाया गया है कि जिससे दूर दराज से लोग आते हैं, वो किसी दूसरे अन्य राज्य में नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ पर जा करके एक बार जो है वहाँ का विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर गुजरात में ऐसा क्या है जो घूमने लायक है, और बद्रीनाथ उत्तराखंड में ऐसा क्या है जो घूमने लायक है, वो जानकारी वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे अगर बात करते हैं संस्कृति विभाग से, जो संस्कृति विभाग के माध्यम से कल उद्घाटन हुआ है, वो 24 फरवरी तक चलेगा। यानी कि इस संस्कृति विभाग के माध्यम से कई गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। तरह तरह की जो भाषा है, जो बोली है, जो पहले गीत गाए जाते थे, चाहे बुंदेलखंडी गीत कह लें, चाहे बिहारा कह लें, तो इन गीतों को भी लोग जो है यहाँ पर सुन पाएंगे। तो ये चीज़ें एक इस बार कुंभ में जो है एक और अलौकिक बताई जा रही, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा, प्रयागराज में आएगा और अपना समय जो है लेकर के आएगा, तो निश्चित तौर पे अगर उसको कुछ घूमने को नहीं मिलेगा, उसे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर वापस चला जाएगा।
तो इन सब चीज़ों को लेकर के तरह तरह चीज़ें बनाई गई हैं। संस्कृति विभाग के माध्यम से कई बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो यहाँ पे मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ संस्कृत विभाग के अलावा हम बात करते हैं तो जल जीवन मिशन के तहत जो है वो बनाया गया है। साथ ही साथ में वहाँ पर दिखाया गया कि बुंदेलखंड में किस तरीके से पानी की व्यवस्था हुआ करती थी एक समय। आप सोचिए कि उस समय जो है पानी जो है उससे रेल के माध्यम से पानी पहुँचता था, वो दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ जो आपका कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो विभागों ने अपनी अपनी झांकियां यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के लिए बना के रखी है। चाहे आवास विकास हो, आवास विकास परिषद ने भी अपनी एक झांकी बना के रखी है। इसी तरीके से झांकियों के माध्यम से आने वाले समय के लोगों को जागृत करने के लिए और युवाओं को इन वीर गाथाओं के बारे में बताने के लिए वो तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुति की गई है, जिससे कि लोग यहाँ पर आकर के उन चीज़ों को देख सकें, उन चीज़ों को समझ सकें। जी विशाल। बिल्कुल, आपने एक चीज़ और भी, जैसे उत्तराखंड की झांकी है, भुवनेश्वर है, उड़ीसा है, ये प्रदेश जहाँ पर झांकियाँ लगाई जा रही हैं। लेकिन संदीप, मुझे लगता है जैसे उत्तराखंड लोग जाते हैं कि ठंड का मज़ा ले, लेकिन वहाँ कितने मंदिर हैं, कितनी देवभूमि उसे क्यों कहा जाता है, ये तभी जानेंगे जब वहाँ की झांकियों को देखेंगे और समझेंगे। संदीप। बिल्कुल, देखिए विशाल, मैंने यही कहा ना कि आप समझिए कि जैसे हम उत्तराखंड नहीं जा पा रहे हैं तो उत्तराखंड में पहले हमें जानना पड़ेगा कि उत्तराखंड अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर कहाँ घूमेंगे, कहाँ पे अच्छा मंदिर है, कहाँ पे हम जा करके जो है दर्शन कर सकते हैं, कहाँ क्या। तो सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ की केदारनाथ, आप समझिए कि देवभूमि इसीलिए कहा जाता है कि कणकण में वहाँ पर ईश्वर बसा हुआ है उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं हर स्थान पर, हर जगह पर, हर जिले में वहाँ पर कोई ना कोई एक दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है उत्तराखंड में। तो केदारनाथ की हम बात इसलिए कर रहे हैं, बद्रीनाथ की बात इसलिए कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश से केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा में जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग जा करके वहाँ पे दर्शन करते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ के। तो ये वहाँ पे उत्तराखंड का एक बनाया गया है। इसी के साथ साथ गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात की जो फेमस चीज़ें हैं वो यहाँ इस झांकी के माध्यम से दर्शाई गई हैं। फिर अगर हम और राज्यों की अगर बात कर लें तो जगह जगह के राज्यों से वहाँ की चीज़ों को उठाया गया है और एक झांकियों के माध्यम से वो दर्शाया गया है, चीज़ों को दर्शाया गया है कि लोग यहाँ पर आए, बैठे और एक बार देखें कि किस तरीके से उस राज्य में कैसे विकास हो रहा है, किस तरीके से जो है वहाँ के काम चल रहे हैं। तो ये झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम उस पंडाल में किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को जागरूक हों और लोगों को जानकारी मिलती रहे। हमने देखा कि आज की पीढ़ी जो यंग पीढ़ी है वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, यानी कि कहीं ना कहीं रील्स बनाना, ये करना और तमाम चीज़ें में वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं। लेकिन जो वीर गाथाओं की जो बातें होती हैं वो शायद किताबों के अलावा भूलते नजर आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी व्याख्यान यहाँ पर कहीं ना कहीं किया गया है, कहीं ना कहीं झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं झांकियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो काम है वो बेहतर होता नजर आ रहा है, क्योंकि लोग जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं, उन्हीं जगहों पर घूमते टहलते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल का जो युग है वो सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के इस युग में कहीं ना कहीं हम सब ये भूल जाते हैं। हम वही देख रहे हैं, हम कई तथ्यों के आधार पर बात नहीं करते हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन संदीप, इस बार कुंभ तो आपने 2009, इससे पहले 2013 की हम बात करें, कई कुंभ आपने देखे। इस बार भव्यता कितनी है, कितने लोग, नई नई चीज़ें जो है, डिजिटल कुंभ है, वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टॉयलेट्स बहुत हैं, महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था है। इस बार हर कोई तारीफ कर रहा। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि पौष पूर्णिमा के समय जब बारिश नहीं हो पाई फूलों की, तो कंपनी के सीईओ और पायलट पर एफआईआर दर्ज कराने को कहा, आदेश दिए गए हैं। तो इतनी पैनी नज़र रखी जा रही कि हर कोई चीज़ अगर पौष पूर्णिमा पे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दे रही कंपनियां। जवाबदेही मुझे लगता है तय कर दी गई है अब की इस कुंभ में।
आप समझिए कि विशाल, जब यहाँ के अधिकारी जो हैं वो पैदल चलते हुए नज़र आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर निगरानी किस हद तक की जा रही है। आप हर एक बैरिकेडिंग में आपको कम से कम 20 पुलिसकर्मी जो है आपको तैनात मिल जाएंगे वहाँ पे। आप अगर गाड़ी में पास अपना नहीं लगाए हैं तो आपकी गाड़ी की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि आप अगर मोटरसाइकिल से हैं या आप अपनी साइकिल से हैं तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप कार से घूम रहे हैं तो कार में आपका पास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर पे इन दिनों में जहाँ, और फिर जब आपका शाही स्नान आता है तो पास की वैल्यू को ख़त्म कर दिया जाता है 2 दिन पहले 2 दिन बाद। ये वजह इसलिए होकर की जाती है कि लाखों लोगों की जब भीड़ गुजरती है तो वहाँ पर कार से कोई अगर हॉर्न बजाता हुआ गुजरता है तो लोगों में आपस में टकरार होता है। वो टकरार ख़त्म करने के लिए ये काम जो है किए जाते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जगह सबसे स्पेस ज़्यादा ले लेती है, तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ में इस बार हर जगह पे साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान दिया गया। हम पूरी सड़कों पर अगर हम बात कर ले तो कहीं पे आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। अगर कोई गंदगी पड़ी है तो तत्काल कहीं ना कहीं से वो आ करके सफाई कर्मी, यहाँ का नगर विकास प्राधिकरण आ करके वो तुरंत इसकी सफाई करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि साफ सफाई पे विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ जो मार्ग कभी छोटे हुआ करते थे, जो मार्ग कभी बहुत चौड़े नहीं हुआ करते थे, आज उन मार्गों का जो मार्ग है उनको और चौड़ा किया गया है। यानी कि जो कभी 30 फीट के हुआ करते थे उनको 60 फीट में कर दिया गया है कि जिससे लोग आने जाने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ संगम तट तक पूरी ये व्यवस्था जो है की गई है और हर जगह पे पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। आप एक चौराहे नहीं, यहाँ कम से कम आपको 15 बैरिकेडिंग क्रॉस करने के बाद तब आप जो है वहाँ तक पहुँचेंगे संगम तक। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जगह पे द्वार बनाए गए हैं। कोई नंदी द्वार बनाया गया है, कोई कैलाश द्वार बनाया गया है। तो इस तरीके से द्वार जो है जगह जगह पे बनाए गए हैं और सभी को सेक्टर वाइज बांटा गया है। हालांकि दूरी जरूर है, लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में पूरा इसको बसाए हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने मार्ग तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर बिना पास के, बिना इस चीज़ों के अगर आप ऐसे टहलना चाहेंगे और या पैदल जाना चाहेंगे तो आपको अनुमति मिल जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कार से अगर आप टहलना चाह रहे हैं और कार में पास नहीं है तो फिर आपको एंट्री आगे चौराहे पर रोक दी जाएगी। तो ये पुलिस की व्यवस्था है साफ तौर पर। फिर उसके बाद आप समझिए कि आपको ये मशीन जगह लगाई गई हैं कि संदिग्ध जो लोग होते हैं उन पर कैसे निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया की पूरी तरीके से एक टीम बनाई गई है, मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, उस पर जो है लोगों का विशेष तौर पे ध्यान है। तो तमाम चीज़ों का जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार जो कुंभ को भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। आप समझिए कि अब तक जो है 8 करोड़ लोग जो है इस गंगा स्नान कर चुके हैं और अभी मौनी अमावस्या का जो बड़ा स्नान माना जाता है, सबसे बड़ा स्नान वही माना जाता है, उस स्नान पर कम से कम 10 करोड़ लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है। तो प्रशासन ने लगातार इस मुद्दे को लेकर के बैठक भी करता चला जा रहा है और बैठकों के बाद जो है कुछ निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ के प्रशासन लगातार एक्टिव मोड पे हैं, चाहे फिर वो पैदल चलकर अपना काम कर रहे हों या फिर अपने गाड़ी से चल के काम कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रशासन एक्टिव मोड पे है और क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डर भी उनको सताता है। इसी वजह से जो है वो लगातार जो है लोगों के बीच में रहते हैं, बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे इसको आने वाले समय में जो स्नान होगा उस स्नान में किस तरीके से जो है हम व्यवस्थाओं का सही तरीके से पालन कर पाएंगे। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार महाकुंभ से अपडेट हमें देते आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे संस्कृति के महाकुंभ की। और आपका पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां आ जाए। हाँ जी।
ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर बम बम बोले ओंकारे। तो देखते हैं कोई यहाँ नृत्य करना चाहेंगे? हाँ। अच्छा मैं बोलूंगा ओंकारेश्वर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अलीगढ़ से खबर है, डॉक्टर पर रुपए मांगने का लगा आरोप। ऑपरेशन के नाम पर रुपए मांगने का लगा आरोप। जिला मलखान सिंह अस्पताल के डॉक्टर पर लगा आरोप। हड्डी टूटने पर डॉक्टर ने कही ऑपरेशन करने की बात। सड़क हादसे में 2 हाथों की टूटी थी हड्डी। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए रुपए मांगने का आरोप। ऑपरेशन के नाम पर मांगे थे 30,000 रुपये। हाथों की हड्डी का 22,000 रुपये में तय हुआ था ऑपरेशन। ऑपरेशन के नाम पर रुपए मांगने का लगा आरोप। सड़क हादसे में दोनों हाथों की टूटी थी हड्डी। हाथों की हड्डी के ऑपरेशन के 22,000 रुपये में तय हुआ था ऑपरेशन। मरीज के परिजनों द्वारा 20,000 रुपये दिए गए थे। पैसे पूरे ना होने पर दी गई थी। नहीं किया मरीज का ऑपरेशन। जिला मलखान सिंह अस्पताल के डॉक्टर पर लगा आरोप। ऑपरेशन के नाम पर मांगे थे 30,000 रुपये। बुलंदशहर के छतारी का रहने वाला है मरीज। अलीगढ़ से खबर, डॉक्टर पर रुपए मांगने का लगा आरोप। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलीगढ़ से अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, डॉक्टर पर पैसे मांगने का आरोप लगा और पैसे नहीं देने पर ऑपरेशन नहीं किया गया है। सर मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के मलखान सिंह सरकारी हॉस्पिटल का मामला है, जहां डॉक्टरों पर पैसे मांगने का आरोप मरीज के जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया है। दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई थी। हड्डी टूटने के बाद उन लोगों ने वहाँ के सरकारी जो अलीगढ़ का सरकारी हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया। और भर्ती कराने में डॉक्टरों से बात की और डॉक्टरों से बात करने पर उसने बताया है कि डॉक्टरों ने 30,000 रुपये की मांग की थी। 30,000 रुपये की मांग करने के बाद जो परिजन है उन्होंने 30,000 रुपये देने मना किया। बताया जा रहा है कि 22,000 रुपये में 22,000 में के 30,000 रुपये के परिजनों के द्वारा डॉक्टर को दे दिए गए थे। 2,000 बकाया करने की वजह से उस मरीज का ऑपरेशन नहीं है और ऑपरेशन करने की वजह से लगा जा रहा है कि उस मरीज की जो बातों है वो पूरी तरह से पलस्तर से देखी जा सकती है, जिस तरह से वीडियो में देखा गया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और लगातार की बात है ब्रिटिश नाटक की, वो लगातार डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर तमाम को बेहतर लेकिन अगर देखिए जिस एक शर्मसार तस्वीर सामने आई है डॉक्टरों की कि मानवता को कलंकित करने वाला मामला की एक गरीब को वहाँ तड़प रहा है और उससे मांगी जा रही है और उससे पैसे
₹2,000 मात्र ना देने की वजह से उसको नहीं दिया है। हालांकि जो उन्होंने जो वहाँ के जो CMS बात की है, तो CMS ने भी अपने पद कह दिया है कि जो कोई आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आ गया गरीब आदमी कहाँ अपना इलाज जाए, आखिरकार उसकी समस्या नहीं हो पाता है। ये बड़ा सवाल है कि जब बड़े बड़े दावे जरूर कि सरकारी अस्पतालों में सरकार के द्वारा तमाम सुविधाएं मुहैया कराएगी, लेकिन वो जमीन की बात करें तो अलीगढ़ के मलकान सिंह हॉस्पिटल की जो तस्वीर सामने आई है, उसने तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की उनकी पोल खोल के रख दी है कि आखिर ऑपरेशन के नाम पर 30,000 में 22,000 की गांठ लेकर 30,000 देने के बाद 2,000 के मात्र उसका किया गया। तो विशाल ये कहीं लगातार ऐसे जो लापरवाही भ्रष्टाचार करने वाले डॉक्टर हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। मलकान सिंह ऑपरेशन के नाम पर रुपए मांगने का लगा आरोप। यानी गरीब लोगों का इस तरीके से शोषण किया जा रहा है, लूट की जा रही है। अमलेश शर्मा ये जो है छतारी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये टिर्री में जा रहे थे, इनके बहनोई एक्सपायर हो गए थे मौसा जी हमारे, तो वहाँ टिर्री पलटने के कारण इनके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद ये बरला का मामला है, बरला छर्रा हॉस्पिटल में इन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दिखाया मलकान सिंह में, मलकान सिंह अलीगढ़ में इनको दिखाया। तो यहाँ पे डॉक्टर ने जो है आज के लिए ऑपरेशन का टाइम दे दिया। किस डॉक्टर ने दिया? डॉक्टर मयंक बंसल, ठीक है। इन्होंने आज के लिए टाइम दे दिया था। आज हम यहाँ आए सुबह, इन्होंने 30,000 रुपये मांगे थे। तो फिर हमने बड़ी रिक्वेस्ट की तो इन्होंने 22,000 रुपये में हमसे कह दिया कि 22,000 में हम ऑपरेशन कर देंगे। किसने पैसे मांगे थे? ये डॉक्टर मयंक बंसल के साथ में थे रोहित। अच्छा, हाँ रोहित करके थे। कितने पैसे दिए थे आपने इनको? इन्होंने 22,000 रुपये फिर डील हुई थी, इन्होंने 20,000 रुपये हमसे ले लिए। संगीता देवी। किस तरह का मामला सामने आया, क्या? अरे वो मुझसे ये कह रहे थे कि मुझे 20,000 देना, मतलब 22,000 की बात हुई थी। तो मैं ये अभी पूरा पैसा नहीं हो पाया, तो कह रहा ठीक है, मैं ये 20,000 का तो हो गया है, तो ठीक है मतलब 2,000 रुपये बाद में दे देना, एक आध दिन में दे देना। मैं ठीक है दे दूँगी। तो कह रहे कि चुपचाप दे देना मुझे। कौन डॉक्टर? मतलब यही रोहित भैया, उन्होंने बोला था मुझसे। और ये भी कह रहे थे कि किसी को बताना मत। कहाँ पर लिए? हमसे वहीं जो जहाँ एक्सरा होते हैं। कौन सा हॉस्पिटल में है? कौन सा हॉस्पिटल में है? जिला मलकान सिंह हॉस्पिटल। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।